है हम लोग का JCERT क्लास 9 साइंस का चैप्टर 12 ध्वनि। ध्वनि को हम लोग साउंड भी बोलते हैं, ठीक है ना, वही साउंड जो हम लोग सुनते हैं। है निंदा पा नहीं रे। अध्याय के अंदर के प्रश्नों को माने भीतरे भीतरे माने पाठ कर भीतरे भीतरे वाला सवाल, जब किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। देखो, ध्वनि की उत्पत्ति वस्तु के कंपन से होती है, जो चारों ओर माध्यम के कणों को भी कंपमान कर देती है। माध्यम के कण वस्तु से स्वयं चलकर हमारे कानों तक नहीं पहुंचते हैं। कंपमान वस्तु के सबसे नजदीक वाले माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, जो आप अपने निकटवर्ती कणों पर बल लगाकर उसे भी कंपन करा देते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया चलती रहती है और ध्वनि अपने स्रोत से हमारे कानों तक पहुंच जाती है। ठीक है, इस प्रकार माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ हमारे कानों तक पहुंचता है। मतलब हम यहाँ से बोल रहे हैं, वहां इसमें हवा है, एक माध्यम हुआ, टकराते टकराते एक दूसरे को करते करते पहुंचता है। दूसरा देखो, आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है। घंटी बजाएं तो साउंड कैसे सुनाई दे। देखो, विद्यालय की घंटी धातु की बनी होती है, जिससे हथौड़े की चोट करने पर कंपन करने लगती है। कंपमान घंटी हवा में एक विक्षोभ उत्पन्न करता है, जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान से आगे पीछे दोलन करती है और विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार विद्यालय की घंटी ध्वनि उत्पन्न करती है। यानी माध्यम कहने का मतलब हवा में भी सुनाई देता है, पानी में भी सुनाई देता है, ये माध्यम हो गया है। लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है किस तरह से कंपन कर रहा है। तीसरा सवाल बोलता है, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। देखो, ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, जैसे हवा नहीं है ना, वहां पर चलेगा ही नहीं। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कण आगे पीछे कंपन करते हैं और विक्षोभ आगे बढ़ जाता है, इसलिए ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। मान लीजिए आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हुए हैं, क्या आप अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुन पाएंगे। नहीं, चंद्रमा पर हम अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है, अतः निर्वात में ध्वनि तरंगे गमन नहीं कर सकती है। तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है। देखो, प्रबलता, तारत्व। प्रबलता क्या है, तरंग का आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है, यानी तरंग का आयाम। और तरंग की आवृत्ति जो है वो ध्वनि की तारत्व को निर्धारित करता है। अनुमान लगाइए कि निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है। गिटार और कार का हॉर्न। गिटार का ज्यादा है, क्योंकि जो ध्वनि जितनी सुरीली होगी उसका तारत्व उतना ही अधिक होगा। भोंभा आवाज आवत है माने नहीं, जितना सुरीले रहेगा उसका तारत्व उतना ही अधिक होता है। किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आयाम का क्या अभिप्राय है। यानी तरंगदैर्ध्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है और आयाम क्या होता है, इसको समझाना है। तरंगदैर्ध्य किसको बोलते हैं, दो क्रमागत संपीड़नों यानी कॉम्प्रेशन अथवा दो क्रमागत विरलों यानी रेयरफेक्शन के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। तरंगदैर्ध्य को लेमडा, ग्रीक अक्षर लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका ऐसा ही मात्रक मीटर है लेमडा से। ठीक है, तरंगदैर्ध्य माने लेमडा। आवृत्ति, प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को न्यू, भी से लिख के ऊपर चुंदी बना दो, न्यू हो गया, या एन भी लिखते हैं। ग्रीक अक्षर न्यू द्वारा सूचित किया जाता है, इसका ऐसा ही मात्रक हर्ष है। आवर्तकाल, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को टी अक्षर से सूचित किया जाता है, इसका ऐसा ही मात्रक सेकेंड है। यानी आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच का संबंध न्यू बराबर 1/λ यही होता है। आयाम किसको बोलते हैं, किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों का मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। आयाम को ए अक्षर से सूचित किया जाता है, इसका ऐसे ही मात्रक मीटर है। जब हम लोग प्रैक्टिकल टाइप करेंगे तो समझ में आ जाए। किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। तो किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति उसके वेग से निम्न प्रकार संबंधित है। तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्ध्य होता है, यानी तरंग का वेग भी हो गया, आवृत्ति हो गया न्यू लेमडा, यानी v बराबर एन लेमडा भी लिखते हैं या v बराबर न्यू लेमडा भी हो गया। ठीक है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर पर सेकंड है। इस तरंग की तरंगदैर्ध्य की गणना करना है। ठीक है, देखो ये 2 बार सवाल लिखाया जा रहा है, उसके लिए सॉरी लिख दिए हैं। तरंग का वेग देखो, आवृत्ति गुना तरंगदैर्ध्य, यानी तरंग का वेग दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है, तरंगदैर्ध्य निकालना है, निकल गई।
देखो किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले दो क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा? देखो दिया गया है, दूरी इतना दिया हुआ है, आवृत्ति इतना दिया हुआ है, आवर्तकाल इतना, आवर्तकाल निकालना है तो आवर्तकाल बराबर 1 बटे आवृत्ति होता है, 1 बटे ये वाला न्यू मान रख दो। ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताना। प्रबलता क्या है और तीव्रता क्या है? देखो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदना का माप है और किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है और तीव्रता जो है वो कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करता है। प्रबलता का मात्रक डेसिबल है यानी डीबी लिखते हैं और इसका मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर है, वाट पर मीटर स्क्वायर। वायु, जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो जो ठोस है उसमें चलेगा, यानी लोहे में ध्वनि सबसे तेज चलती है। कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर पर सेकंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होगी? दिया गया है ध्वनि की चाल इतना है, प्रतिध्वनि सुनने का समय इतना दिया हुआ है। यदि स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की दूरी d हो तो ध्वनि तरंगों द्वारा तय की गई दूरी 2d हो जाएगा, यानी ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी पर 4 गुना समय। दूरी दिया हुआ है, चाल भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, तो इससे हम लोग का d का मान निकल गया इतना आंसर। कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती है? देखो कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्ष तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है ताकि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। मैंने इस तरह से रहेला, हिने से टकराएगा, हिने से चारों पर से जो बोल में नहीं गूंजे लाऊंगा, इसीलिए उसको बोलते हैं वक्र के रूप में रहता है। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है? लगभग 20 से 20,000 हर्ट्ज है। तो हम लोग पढ़े हैं बहुत। निम्न से संबंधित आवृत्तियों का परास क्या है? अवश्रव्य ध्वनि और पराध्वनि। देखो 20,000 से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को पराध्वनि कहते हैं। एक पनडुब्बी सोनार स्पंद उत्सर्जित करती है जो पानी के अंदर एक खड़ी चट्टाने से टकराकर 1.02 सेकंड के पश्चात वापस लौटता है। यदि खारे पानी में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड हो तो चट्टान की दूरी याद करना है। कहाँ था होगा? देखो इसमें क्या बोलता है, दिया गया है खारे पानी में ध्वनि की चाल बराबर 1531 मीटर पर सेकंड। ध्वनि को वापस लौटने में लगा समय इतना दिया हुआ है। यदि पनडुब्बी तथा चट्टान के बीच की दूरी d है, ध्वनि तरंगों द्वारा तय की गई दूरी 2d होगी, यानी ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी बराबर 4 गुना समय, 2d बराबर इतना, d का मान निकल गया। देखो अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर, अब अभ्यास वाला देख ले। ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग के रूप में संचारित होती है। किसी वस्तु में होने वाले कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु में संपीड़न तथा विरलन कैसे उत्पन्न होता है। देखो ये फोटो को देखो, ये फोटो में हम लोग दिखाया है ना, इस तरह से है। माने इसमें कोई चीज को कंपन करोगे तो क्या होता है, एक तरफ ज्यादा फिर कम, फिर ज्यादा फिर कम। तो जो इस तरह से ज्यादा सुनाई देता है कंप्रेशन बोलते हैं और इस तरह से फिर कम सुनाई देता है, माने इस तरह से वो रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, इस तरह से बनता है ध्वनि में। ठीक है, जब एक कंपन वस्तु आगे की ओर गति करती है तो यह निकट की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है ना, और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न यानी कंप्रेशन कहते हैं। यह संपीड़न कंपन वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपन वस्तु पीछे की ओर गति करती है तो निकट की वायु में एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन यानी रेयरफेक्शन कहते हैं। इस प्रकार जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग का निर्माण करती है, तो ध्वनि तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, ध्वनि आगे बढ़ता है। देखो किस प्रयोग से यह दर्शाया जा सकता है कि ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। देखो इसमें हम लोग क्या किए हैं ना, इस प्रयोग में कांच की एक वायुरुद्ध बेलजार में एक विद्युत घंटी लगाएंगे। ये घंटी हो गया। घंटी के स्विच को दबाने पर हम ध्वनि को सुन सकते हैं। देखो स्विच है, इसको दबाओगे तो टुर करेगा यहाँ ध्वनि को। परंतु जब निर्वात पंप की मदद से बेलजार की वायु को धीरे धीरे निकालते रहते हैं तो ध्वनि धीमे सुनाई देती है।
लेकिन धीरे धीरे अगर भीतर अगर हवा के अगर खत्म कर दे हम आवाज़ों कम हो जाएगा। यदि बेलजार की समस्त वायु को निकाल दी जाए तो हमें ध्वनि बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ती है। माने इकर में हवा है तो हमें को सुनाई देते, और हवा ही खत्म हो गई हमें को सुनाई नहीं दी। तो घंटी है, एक कोर्क है, सकता ही स्विच हो गलग इन्हें सब तरह हमें देती है नहीं, रिकर से हमें हवा के निकलाते जाती। इससे यह प्रमाणित होता है कि ध्वनि के संचरण के लिए किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों है? ध्वनि किसी वस्तु में होने वाली कंपन के कारण ध्वनि तरंग उत्सर्जित होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह आगे पीछे दोलन गति करती है, जिससे माध्यम के कण भी तरंग की दिशा में आगे पीछे दोलन करने लगती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे माध्यम में संपीड़न एवं विरलन के रूप में संचारित होती है। इस प्रकार ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। माने क्या बनता है उसमें, एक तो संपीड़न और विरलन होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस तरह से बनता है तो अनुदैर्ध्य हो गया। ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करता है? क्वेश्चन कारण है कि हमें इठन से सुनते के है कैसे पता चल जाएगा? तो देखो, ध्वनि की गुणवत्ता से, अर्थात तारत्व और प्रबलता के कारण। तड़ित की चमक तथा गर्जन के साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड बाद गर्जन सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे बिजली चमके, अगर बात बिजली चमके अगर बात गड़गड़ गड़गड़ सुनाई दे, हालांकि दो एक धर निकलते वहां से, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में क्या करता है ना कि लाइट जो है वो जल्दी पहुंच जाता है और जो गर्जन है वो धीरे धीरे आता है। ध्वनि तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। इस प्रकार प्रकाश हम तक पहले पहुंच जाती है, फिर ध्वनि पहुंचती है। अतः तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होने के बावजूद भी हमें चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड के बाद गर्जन सुनाई देता है। किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य प्रकाश 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है ना। इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि का वेग 344 मीटर पर सेकंड लेना है। देखो v बराबर एन लेमडा, एन आवृत्ति हो गया जिसको हम लोग न्यू भी लिखते हैं, तो लेमडा बराबर v बटे एन। 20 हर्ट्ज से आवृत्ति के लिए क्या हो जाएगा? लेमडा बराबर v बाई एन, यानी इतना हो गया। और 20 किलो हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज मतलब नीचे 1000 से गुना कर दो। आवृत्ति के लिए तरंगदैर्ध्य क्या होगा? v बराबर v बाई लेमडा बराबर v बाई एन हो गया। किलो हर्ट्ज को हम लोग देखो 20 को हम लोग 1000 से गुना कर दिए, 20,000 हो गया, इतना हो गया इसका। अतः देखो इसमें कितना है? 17.2 है, इसमें 0.9 है। अतः व्यक्ति के श्रव्य के लिए ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य परास 0. इतना से 17.2 मीटर तक है। देखो, अर्थात दो बालक किसी एल्यूमिनियम पाइप के दो सिरा पर है ना। एक बालक पाइप के एक सिरा से पत्थर से आघात करता है, दूसरे सिरे पर स्थित बालक तक वायु तथा एल्यूमिनियम से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों के लिए समय का अनुपात ज्ञात करना। माने एक बार से टन 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 मारते घटे, दूसरा बार कितना देर की बात सुनाते हो पता करेगा। टी बराबर डी बटे भी होता है ना। तो देखो, तरंगों को वायु से होकर जाने में लगा समय बराबर डी बटे भी एयर हवा में, ठीक है। यानी तरंगों को एल्यूमिनियम से होकर जाने में समय, यानी समय बराबर कितना होता है? दूरी बटे डिस्टेंस बटे चाल होता है। तो डी और यहाँ एयर हो गया, यहाँ एल्यूमिनियम हो गया, उसको एयर लिखते हैं। तो लगा समय का अनुपात देखो, डी भी एयर बटे डी भी एल्यूमिनियम, है ना। माने एगो हवा के लिए और एगो एल्यूमिनियम के लिए। तो इसको गुना में बदल दो, भागा में है उसको, तो ये वाला ऊपर चल जाएगा। तो डी डी कट गया, तो इतना बटे इतना, इसका मान दिया हुआ इतना, इसका मान दिया हुआ इतना, यानी इतना अनुपात इतना आंसर। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा? देखो, क्योंकि 1 सेकेंड में कुल कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, अर्थात 1 सेकेंड में कुल कंपनों की संख्या बराबर 100, इसलिए 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो कुल कंपनों की संख्या 60 से गुना कर दे, 6000 हो गया। क्या ध्वनि परावर्तन के उनके नियमों का पालन करती है? माने ध्वनि परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका कि प्रकाश की तरंगें करती है। इन नियमों को बताइए। देखो, हाँ, ध्वनि परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका कि प्रकाश की तरंगें करती है। ध्वनि के परावर्तन के 2 नियम होता है। एक क्या होता है? ध्वनि के आपतन होने की दिशा और अभिलंब के मध्य का कोण, तथा ध्वनि के परावर्तन होने की दिशा और अभिलंब के मध्य का कोण, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यहाँ से टकराया, इधर से आया, इधर से पार हो गया, माने ये मान लो अभिलंब हो गया, तो ये जितना कोण से गया है उतना ही कोण इधर भी बनाएगा, यानी आई बराबर आर, कोण आई बराबर कोण आर। इसको परावर्तक सतह बोलते हैं।
ध्वनि के आपतन होने की दिशा, अभिलंब तथा परावर्तन होने की दिशा तीनों एक ही तल में होता है। जैसे ये आपतन, ये परावर्तन और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। अगला सवाल बोलता है, देखो, ध्वनि का एक स्रोत किसी परावर्तक सतह के सामने रखने पर उसके द्वारा प्रदत्त ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि स्रोत तथा परावर्तक सतह की दूरी स्थिर रहे तो किस दिन प्रतिध्वनि अधिक शीघ्र सुनाई देगी? देखो, जिस दिन तापमान अधिक होगा या जिस दिन कम तापमान होगा। तो जिस दिन तापमान अधिक होगा ना, उस दिन ज्यादा ध्वनि सुनाई देता है। ठीक है, यानी ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग लिखना है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग देखो, पहला, स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय में धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक धक 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 कर से डॉक्टर सुनने नहीं। मेगाफोन तथा लाउडस्पीकर, हॉर्न, तुरी तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र ध्वनि के परावर्तन के व्यवहारिक उपयोग हैं। इस सब में हम लोग का ईयरफोन सब लगे लो, सब में है। हॉर्न तोरन है, सब में है। इसमें ध्वनि के बार बार परावर्तन कारण केवल एक विशेष दिशा में दी जाती है ना, माने इसमें ऐसा लगाया गया है कि मारेंगे तो सर से सुनाई देगा, मतलब विशेष दिशा में। 500 मीटर की ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। पानी में इससे गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी? जी का मान इतना है 10 मीटर पर सेकंड, ध्वनि की चाल 40 मीटर पर सेकंड है। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है। एस इतना दिया हुआ, यू का मान 0 है, हाफ टी स्क्वायर फॉर्मूला में लगा तो टी का मान इतना आ गया। अतः मीनार की चोटी से पानी तक पत्थर को पहुंचने में लगा समय बराबर 10 सेकंड। तो पानी की सतह से ध्वनि को मीनार की चोटी तक पहुंचने में लगा समय बराबर दूरी बटे ध्वनि की चाल। दूरी इतना दे रहा है, चाल इतना हो गया, यानी इतना सेकंड। अतः कुल समय बराबर 10 सेकंड, जोड़े इतना, दो को जोड़ दो, इतना हो गया। ध्यान से देखना पड़ेगा। एक ध्वनि तरंग 399 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। यदि इसका तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? क्या ये श्रव्य होगी? देखो, तरंग का चाल आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य होता है। तो चाल दिया हुआ है इतना, आवृत्ति निकालना है, तरंग दैर्ध्य इतना दिया हुआ है। तो आवृत्ति का मान हम लोग कितना निकले? 2 इतना, तो 22,600 इतना है। मतलब सुनाई देगा कि नहीं? हम लोग को 20 से 20,000 तक सुनते हैं, 22,000 इतना है, सुनाई देगा? नहीं देगा, रह जाता है। हम लोग का 20 से 20,000 तक ही हम लोग सुन सकते हैं, तो 22,000 है। देखो, यानी चूंकि श्रव्य ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति 20,000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, अतः 22,600 हर्ट्ज की यह तरंग श्रव्य नहीं है, नहीं सुन सकती है, पराश्रव्य है। अनुरणन क्या है? इसे कैसे कम किया जाता? कैसे कम किया जाता? देखो, ध्वनि की दीवारों से बारंबार होने वाले परावर्तन को अनुरणन कहते हैं। अनुरणन अवांछनीय है और इसके कारण ध्वनि साफ नहीं सुनाई देते हैं। अतः इससे कम करने की आवश्यकता होती है। अनुसरण को कम करने के निम्नलिखित तरीके अपनाए गए हैं। कमरे या सभागारों में श्रोताओं की उपस्थिति बढ़ाने से ध्वनि का अवशोषण होता है, जिससे अनुरणन कम होता है। सभा भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे, प्लास्टर अथवा पर्दे लगाए होते हैं। माने अनुरणन करने का मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं ना, इसमें एक ऐसा इस लगा देंगे कि हम लोग को बोली को सोख लेगा, वो बाहर नहीं जाएगा, उस टाइप का। तीसरा देखो, सीटों के निर्माण में ध्वनि अवशोषक पदार्थों का उपयोग किया जाना चाहिए। माने ध्वनि को जो सोखे उस टाइप का, ताकि किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है? यह किन कारकों पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता कानों की संवेदनशीलता की माप है। समान तीव्रता की दो ध्वनियों की प्रबलता भिन्न हो सकती है। प्रबलता निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करती है ना। देखो, ध्वनि की तीव्रता जो तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है। कानों की संवेदनशीलता दूसरा हो गया। चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है? वर्णन कीजिए। देखो, चमगादड़ एक चूंकि रात्रि में चलने वाला प्राणी है, जो अंधेरे में शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि तरंग उत्सर्जित करते हैं। उच्च तारत्व के ये पराध्वनि तरंग अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं। इन परावर्तित तरंगों को सुनकर वे शिकार की स्थिति और दूरी का पता लगा लेते हैं और आसानी से शिकार को, माने एक तरह का आवाज निकलाएला। कोई चीज है फैनगा में टकराला, आवाज वापस आला तो समझ लो फैनगा वही दूरी के भाई पे फट से जाके धर, उसन कर में गुण है। वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं? देखो, पराध्वनि प्रायः
उन भागों को साफ करने के लिए में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन हो, जैसे सर्पिलाकार नली, ईसन है तो ओकर में साउंड देवे तब पता चली कैसन जात है। विषम आकार के पुर्जे है ना, पराध्वनि का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक अवयव आदि इन वस्तुओं को साफ करने में होता है। उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं और इस विलयन को पराध्वनि तरंगे भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति के कारण धूल तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं, वस्तुतः पूर्णतया साफ हो जाती है। सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन करना। सोनार आएगा, देखो सोनार एक ऐसी युक्ति है जिनमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र में एक प्रेषित तथा एक संसूचक होता है और इसे नाव या जहाज में लगाया जाता है। प्रेषित पराध्वनि तरंगें उत्सर्जित करता है, जबकि संसूचक परावर्तित तरंगों को ग्रहण कर पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापता है। सोनार तकनीकों के निम्नलिखित उपयोग हैं। देखो इसमें क्या बोलता है उपयोग, देखो समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए, जल के अंदर स्थित चट्टान, पनडुब्बियों, डूबे हुए जहाजों आदि का पता लगाने के लिए, दूसरे जहाजों की स्थिति, चाल तथा दिशा ज्ञात करने के लिए। बताए थे फटाक 20वां सवाल, एक पनडुब्बी पर लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है, ठीक है, और उनकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करती है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3625 मीटर है तो ध्वनि की चाल की गणना करना। देखो चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, माने इतना मीटर प्लस इतना मीटर, जितना दूर गया उतना दूर आया तब ना ध्वनि सुनाई दिया, टकरा के आया तब तो इतना और इतना, और समय दे 5 सेकंड, तो बस इतना मीटर पर सेकंड चाल हो गई। अतः पानी में ध्वनि की चाल बराबर 1450 मीटर पर सेकंड। किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाइए। लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, वर्णन करें। देखो पराध्वनि तरंगों का उपयोग धातु के ब्लॉक में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। पराध्वनि तरंगे धातु के ब्लॉक में प्रेषित की जाती है। ब्लॉक में दरारें या छिद्र की उपस्थिति के कारण ये तरंगे परावर्तित हो जाती है, जिससे संसूचक द्वारा संसूचित कर ली जाती है। इस प्रकार ब्लॉक में दोषों का पता लगाया जाता है। सब चीज के पढ़ के समझे। अरे लास्ट सवाल, मनुष्य की कान किस प्रकार कार्य करता है, विवेचना करना। याद है, कान बनाओ, मस्त कान दिशत है, समझ नहीं आते कान है कि क्या है। कर्ण पल्लव इगे कहन, मुक्तरक इगे कहन, निहाई यह से एक हड्डी है, वलय की तीनों हड्डी हो लगी कर, सर्वन तंत्रिका दिशन है गोडरू। कर्ण पट्टा ये गला हिन्ने से ही टिनकन पट्टी मार मुनि से तोड़ देव कहल नहीं। श्रवण नालिका और यू स्टेकी नालिका कन रे यदे इन से टू भीतर टुडुकला ई हो गेल बाह्य कर्ण, ई हो गेल मध्य कर्ण, ई हो गेल अंतःकर्ण। बाह्य सबसे बाहर है, माझे और भीतर है। कर्ण पल्लव परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि श्रवण नालिका से होकर कर्ण पटह झिल्ली तक पहुंचती है और उसे कंपन कराती है, ठीक है। मध्य कर्ण में विद्वान 3 हड्डियां मुक्तरक, निहाई तथा वलयक इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती है। मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों को आंतरिक कर्ण तक संचरित कर देता है। आंतरिक कर्ण में कर्णावर्त, जिसको बोलते हैं कोक्लाया, द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। इस प्रकार हम ध्वनि सुन पाते हैं। कितना जगह टकरालक, कितना जगह हिलक के एक साउंड के बढ़ा लो कर बाद हमें सुनाई देलक, दिमाग से हमें पकड़ ले ली किसन साउंड आते। पाठ खत्म।